आप देख रहे हैं बरसात की वो रात। प्रेम दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। प्रेम से खूबसूरत दुनिया में कुछ भी नहीं। और अगर वह प्रेम निस्वार्थ हो तो क्या ही कहने। अगर प्रेम सच्चा और निस्वार्थ हो तो इंसान मुश्किल समय को भी आसानी से पार कर लेता है। यही कार्य कर दिखाया था लाडो ने अपने माधव के लिए। मैं लाडो से जब मिला तब उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। उसकी आंखें धंस गई थी और उसके बाल सफेद हो गए थे। लेकिन तब भी उस उम्र में उसके चेहरे पर गजब का आकर्षण और मासूमियत थी। उसके सभी दांत अभी सही सलामत थे। वो हंसती थी तो उसके दांत मोतियों जैसे लगते थे। आज अचानक बारिश देखकर मुझे लाडो की याद आ गई, तो सोचा आज लाडो की कहानी आप सबसे कह ही देता हूँ। वो बात उस समय की है जब मैं, मोहन और मेरा दोस्त सुधीर एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए। वहां के डाक बंगले में हमने शरण ली। डाक बंगले में केवल दो ही लोग थे, एक बिहारी चौकीदार और दूसरी उसकी मेहरारू। दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। लड़की के घर वाले दोनों के खून के प्यासे हो गए तो दोनों वहां से भागकर इस पहाड़ी क्षेत्र में आ बसे। डाक बंगला सुनसान और गांव से काफी दूर था, इसीलिए वहां चौकीदारी करने के लिए कोई भी राजी ना होता था। अब सीताराम की तो मजबूरी थी। उसे अपने लिए और अपनी मेहरारू के लिए सिर छुपाने की जगह जो चाहिए थी, इसीलिए उसने इस काम के लिए हाँ कर दी। क्योंकि यहाँ यदा कदा इक्का दुक्का ही मेहमान आते थे, इसीलिए दोनों के लिए वहाँ कोई ज्यादा काम ना था। दोनों को एक दूसरे के लिए समय ही समय था। जब कोई मेहमान आ जाता तो सीताराम की मेहरारू छिगिनिया रसोई संभाल लेती और सीताराम मेहमानों को छिगिनिया के हाथ में 6 उंगली थी, इसीलिए उसका नाम छिगिनिया था। सीताराम डाक बंगले का माली, नौकर, सफाई कर्मी सब कुछ था। मैं और सुधीर सुबह नाश्ता खाकर निकली। छिगिनिया नाश्ते में कभी तो तरी वाली आलू की सब्जी और पूरी बना देती, तो कभी आलू के पराठे। आलू इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करते थे वो लोग क्योंकि उन्होंने डाक बंगले के लॉन में बो रखे थे। वैसे वहां उन्होंने टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, मेथी, पालक भी बो रखी थी। इस तरह हमने उस पहाड़ी इलाके की सभी जगह घूम ली थी। 2 दिन की छुट्टी अभी बाकी थी और हम डाक बंगले में बोर होने लगे। तभी हमें किसी ने बताया था कि अगर वहां जा रहे हो तो वहां का सूर्यास्त जरूर देखना ना। बहुत ही खूबसूरत होता है वो नज़ारा। पहाड़ का सूर्यास्त को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इसके बारे में हमने सीताराम से पूछा तो उसने कहा, हाँ साहब, बहुत ही खूबसूरत होता है। मैं छिगिनिया को लेकर वहां 2 बार जा चुका हूँ। ठीक है, तो सुधीर आज ही हम वहां चलते हैं, मैंने सुधीर से कहा। हाँ मोहन, देर किस बात की, वैसे भी यहाँ बोरियत हो रही है, सुधीर ने मुझसे कहा। और दोपहर का खाना खाकर हम चल पड़े पहाड़ की ओर। सीताराम ने हमसे कह दिया था, साहब सावधान रहिएगा, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। वहां से लौटते समय ठंड बढ़ जाएगी, बारिश भी हो सकती है क्योंकि वहां बहुत ही घना जंगल है। इसीलिए अपने कोट और ओवरकोट भी साथ में ले लीजिए। वहां आपको पानी की दिक्कत नहीं मिलेगी। जगह जगह पर आपको बहते हुए छोटे छोटे झरने मिल जाएंगे। हम चल पड़े ऊंचे पहाड़ पर सूर्यास्त देखने। हम 3-4 घंटों में लोगों से पूछते पूछते आखिर उस पहाड़ पर ही जा पहुंचे। पर सूरज डूबने ही वाला था। सूरज की किरणों की लालिमा ने पूरे आसमान को घेर लिया था। साथ साथ पक्षी भी गुजर जाते तो ऐसा लगता था जैसे कोई पेंटिंग हो। बड़ा ही मनमोहन दृश्य था। मैं तो बस खो ही गया था उस खूबसूरती में। हम थोड़ी देर वहां बैठे, फिर वापस आने का सोचा क्योंकि अंधेरा होने को था। हम वहां से नीचे की ओर चल पड़े, लेकिन आते वक्त हमें कोई भी ना दिखा जिससे रास्ता पूछ लेते और हम रास्ता भटक गए। हम चलते चले जा रहे थे। गनीमत ये थी कि आते समय सीताराम ने हमारे हाथ में टॉर्च थमा दी थी, बोला अगर अंधेरा हो जाए तो इसके लिए। टॉर्च चलाकर रास्ता ढूंढते जा रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाथ घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। अचानक बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। हम दोनों ने सोचा, लो, कोड़ कोड़ में खाज, एक मुहावरा है। मुसीबत के ऊपर मुसीबत। बारिश हल्की थी लेकिन ठंड तो लग ही रही थी। एक भी बूंद सिर पर पड़ती तो छुरछुरी सी उठ जाती सारे बदन में।
अब क्या करें, कुछ नहीं सूझ रहा था। वहां कोई भी मकान, कोई भी घर नहीं दिख रहा था कि जहां जाकर आसरा लिया जा सके, और हम दोनों बस चलते जा रहे थे। अब तो ये भी डर लग रहा था कि अगर कोई जंगली जानवर सामने आ जाए तो अब मरे तब मरे। ऐसी कश्मकश थी जिसका कोई समाधान ही नहीं दिख रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, लेकिन वहां वो भी नहीं पता। तभी हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत दूर हमें एक रोशनी सी दिखाई दी। लगा कि शायद वहां पहुंचकर कोई बात बन जाए, सिर छुपाने को रात भर के लिए जगह मिल जाए। भूख भी लगी थी, लेकिन पहले सर तो छुपाने की जगह मिले। भूखा तो रात भर रहा जा सकता था, हमने ये सोचा, और हम उस रोशनी वाली दिशा की ओर चल पड़े। लगभग आधा किलोमीटर चलकर हम उस जगह पहुंचे तो देखते हैं कि कोई खेत है और चारों ओर से पतली पतली डंडियों से घिरा हुआ है, और वहां पर एक छप्पर के नीचे दो कुत्ते बैठे सो रहे हैं, और बगल में छप्पर में एक गाय और उसका बछड़ा बंधा है। कुछ मुर्गियां भी टोकरे के नीचे आवाज कर रही हैं। ये हमने टॉर्च जलाकर देखा, और उसी खेत में ही एक पत्थरों का बना छोटा सा मकान था, जहाँ की खिड़की से वो रोशनी आ रही थी। खेतों के बीच में एक पतली सी पगडंडी थी मकान तक जाने के लिए। बारिश की रफ्तार अब बढ़ने लगी थी, और अब हम ठंड को सह नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से कांप रहे थे। तभी हमने पगडंडी के भीतर मकान तक जाने के लिए जैसे ही पैर रखा था तो कुत्ते हमारी आहट पाकर जाग उठे और पूरी तरह लगातार भौंकने लगे। हम दोनों बुरी तरह से डर गए। तभी चूं चूं करके मकान का किवाड़ खुलने की आवाज आई। वो आवाज किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। वो कुत्तों से बोली, हीरा मोती, चुप हो जाओ, जरा देखने दो कि कौन आया है। हो सकता है कि कोई भूला भटका मुसाफिर हो, उसे मदद की जरूरत हो। वैसे भी इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं कौन बेचारा बारिश में रास्ता भटक गया हो। हमने उनकी बात सुन ली थी, और मैं चिल्लाकर बोला, जी हम हैं, रास्ता भटक गए हैं। फिर वो बूढ़ी औरत हम दोनों से बोली, वहां क्यों भीग रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। उनकी बात सुनकर हम दोनों फौरन ही उनके मकान की ओर भागी। भीतर पहुंचे तो थोड़ी राहत मिली। फिर वे बोली, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल भीग गए हो, अपने अपने ओवरकोट उतार दो, मैं पीछे बरामदे में डाल देती हूँ। तुम लोग जब तक कंबल लपेट लो और इस आग के पास बैठ जाओ। और हमने ऐसा ही किया। उन्होंने हमें कंबल दिए तो हमने लपेट लिए। उनके चूल्हे में आग जल रही थी तो हम वहीं खुद को सेंक कर सुखाने लगे। वो ओवरकोट बरामदे में डालकर आई तो उन्होंने चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया। जब दूध थोड़ा गर्म हो गया तो हम दोनों को बड़े बड़े पीतल के गिलास में दूध देते हुए बोली, ये गर्म दूध पी लो, ठंड मिट जाएगी। हम दूध पीने लगे। दूध पीकर हमें वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वे बोली, मेरे पास इतना कुछ नहीं है तुम लोगों को खिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ अकेली रहती हूँ, हाट नहीं जा सकती, बूढ़ी जो हो गई हूँ, और इधर खेत में भी देखना पड़ता है। कोई सामान ला देता है तो उसी से काम चला लेती हूँ। ये कुछ आलू पड़े हैं खेतों के, इन्हें भून देती हूँ, नमक मिर्च लगाकर भरता बना दूंगी। कुछ मक्के का आटा है तुम लोगों के लिए, उसकी रोटियां बना देती हूँ। हमने कहा, माँ जी इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, दूध से ही हमारा काम चल जाएगा। ना, ऐसे कैसे, आज रात तुम मेरे मेहमान हो, भूखा कैसे सोने दूंगी भला, वे बोली। हमें तो भूख लगी थी, हम मना नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ ही देर में खाना तैयार कर दिया। भरता और मक्के की रोटी खाकर आत्मा तृप्त हो गई। तब हमने उनसे पूछा, माँ जी आप पहाड़ी होकर इतनी अच्छी हिंदी कैसे जानती हैं? वो बोली, हिंदी मुझे पहले से आती है, क्योंकि मेरी दादी को हिंदी आती थी। जब वो चली गई तो मैंने हिंदी बोलना बंद कर दिया, लेकिन कोई और भी था जिसने मुझे अच्छी तरह हिंदी बोलना सिखा दिया, जो सालों पहले तुम्हारी ही तरह बरसात की रात में आया था। तब सावन का महीना था, लेकिन आज तो बेवजह ही बारिश हो रही है। उसने भी उस रात हमारे घर पर दस्तक दी थी और मैंने ही उसके लिए दरवाज़ा खोला था। तब उसने कहा था, माफ़ कीजिए, बारिश में भटक गया हूँ, रात भर सिर छुपाने की जगह चाहिए। तब मैंने कहा था कि अपने बाबा से पूछकर बताती हूँ। वो मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी, और ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तब सुधीर ने उनसे कहा, क्या हम आपकी और उनकी कहानी जान सकते हैं? वे बोली, तो मेरी कहानी सुनना चाहते हो? तब सुधीर बोला,
हाँ माँ जी, ये लेखक है और इसे दूसरों की कहानियां सुनकर ही प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो सुनो मेरी कहानी। वो ऐसी बारिश की तूफानी रात थी जब किसी ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। तब मैं इस घर में नहीं रहती थी। पहाड़ से नीचे उतरकर हमारा घर हुआ करता था, पत्थरों से बना हुआ। वहां मैं अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में मैं, मेरी दो छोटी बहनें, एक छोटा भाई, माँ और बाबा थे। मैं घर में बड़ी थी तो घर के बाहर के ज्यादातर काम मैं ही किया करती, जैसे कि हाट से सब्जी लाना, राशन लाना, आटा पिसाना। आटा कभी कभी माँ घर पर ही पीस लेती थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं बाहर की चक्की से पिसा लाती थी। हाँ, तो जब हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो बाबा ने कहा, भला इतनी रात गए इतनी तेज तूफानी बारिश में कौन हो सकता है। तब बाबा ने मुझसे कहा, बेटी लाडो, देख तो दरवाजे पर कौन आया है। मैंने दरवाजा खोला तो कोई नवयुवक ओवरकोट पहने खड़ा था और उसने मुझसे पूछा, जी, रात पर सर छुपाने की जगह चाहिए, बस रास्ता भटक गया हूँ। मैंने कहा, मैं अपने बाबा से पूछकर बताती हूँ। मैंने जैसे ही भीतर जाकर बाबा से ये कहा, बाबा, कोई परदेसी मालूम पड़ता है, भीगा हुआ है, रात भर सर छुपाने की जगह चाहता है। चेहरा तो नहीं देख सकी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तब बाबा बोले, अरे अरे, इतना भीगने के बाद बेचारा बीमार ना पड़ जाए, मैं उसे भीतर लेकर आता हूँ। तभी माँ बोल पड़ी, एक अनजान परदेसी को घर में घुसाओगे, जानते नहीं घर में सियानी बेटियां हैं। फिर बाबा बोले, तू हमेशा गलत क्यों सोचती है लाडो की माँ, हो सकता है उसे सचमुच मदद की जरूरत हो। तुम नेक दिल हो तो तुम्हें सारी दुनिया नेक दिल ही दिखाई देती है। माँ बोली, ऊपर वाला है ना हमारी रक्षा के लिए, वो सबकी करनी देखता है। मैं उसे भीतर लेकर आता हूँ, तू जब तक खाने का कुछ कर ले। बाबा बोले, खाना तो कब का बना लिया मैंने, बस लगाने ही तो जा रही थी। माँ बोली, चूल्हा मत बुझाना, शायद कुछ और बनाना पड़ जाए। और बाबा उस नवयुवक को घर में भी भीतर ले आए। फिर उसका ओवरकोट उतरवा कर बोले, बाबू साहब, ये रही अंगीठी, आप हाथ पैर सेक लीजिए। फिर बोले, लाडो, जरा कटोरे में गरम दाल तो ले आ, बाबू साहब का गला सिक जाएगा, ठंड लग रही होगी। तब घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, जैसे कि अभी मेरे खेत पे नहीं है, लेकिन नीचे तो अब बिजली आ गई है, ऊपर पहाड़ों पर नहीं आई है। तब उस जमाने में दिए और लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। लालटेन की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, तीखी नाक, घने काले बाल, लंबाई भी अच्छी खासी थी। उसने भी मेरी ओर देखा। मैं दाल का कटोरा उसके हाथ में थमाकर रसोई में चली गई। तब बाबा बोले, बाबू साहब, इस स्टूल पर बैठकर गर्मा गर्म दाल पी लो, अच्छा लगेगा। तब वो बोला, चाचा जी, मेरा नाम माधव है, मैं फौज में हूँ, आप भी मुझे माधव बुला सकते हैं। अच्छा, तो फौजी हो, बहुत खुशी हुई जानकर। बाबा बोले, जी, अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, वे जाने कहाँ चले गए और फिर मैं रास्ता भटक गया। ऊपर से बारिश होने लगी, आपके यहाँ रोशनी देखी तो चला आया। पास के ही सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझ अनजान को रात भर के लिए अपने घर में पनाह दी। माधव बोला, शुक्रिया किस बात का बेटा, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आप बहुत ही दरिया दिल हैं। माधव बोला, मैं बरामदे में गर्म पानी देख लेता हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए, फिर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बाबा बोले, अरे परेशान मत हो, खाना वाना रहने दीजिए, दाल से काम चल गया है। अब जो भी हमारे पास सूखा सूखा है उसे खाकर रात गुजार लीजिए, आप भूखे सोएंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। बाबा बोले, ये कैसी बातें करते हैं आप, ठीक है इतनी जिद कर रहे हैं तो खाना भी खा लेता हूँ, चलिए हाथ पैर धो लेता हूँ। फिर माधव हाथ पैर धोकर बाबा के साथ खाना खाने बैठ गया। उसे खाना बहुत पसंद आया, शायद उसने पहली बार पहाड़ी खाना खाया था। और फिर बाबा ने उसे बगल वाली कोठरी में चारपाई पर सोने को कहा और वो दिन भर का थका था, इसीलिए जल्दी सो गया। सुबह हुई, सभी जाग चुके थे और बाहर बारिश भी बंद हो चुकी थी। सूरज की किरणों ने सारे संसार में अपनी लालिमा बिखेरनी शुरू कर दी थी, लेकिन माधव अभी तक सो रहा था। तब तक चाय भी बन चुकी थी और बाबा ने मुझसे कहा, जा लाडो, माधव को चाय दिया। मैं ना चाहती, आया बड़ा लाट साहब, अभी तक सो रहा है,
देखो तो कितना दिन चढ़ाया। अरे तो समझती क्यों नहीं, शहर के लोग हैं, ऐसे ही रहते होंगे। तो चाय दिया तो जाग जाएगा, बाबा बोले। बाबा की बात सुनकर मैं मानकर चाय देने गई। वहां जाकर बोली, सुनो चाय पी लो। लेकिन माधव ने नहीं सुना और वह सोता रहा। तब लाडो ने धीरे से उसकी एक उंगली को गर्म चाय के प्याले में डाल दिया। उंगली चलने से अचानक माधव की आंख खुल गई और वो सामने हंसती हुई लाडो को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इससे पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। रात को तो वो एक ही झलक देख पाया था, क्योंकि बहुत अंधेरा था। जब वो दाल का कटोरा देने आई थी, उसके घुंघराले भूरे बाल, नीली आंखें, गुलाबी होंठ और गुलाबी होंठों के बीच से दिखते मोतियों जैसे दांत। लाडो हंसती जा रही थी और वो उसे एकटक देखता रहा। जब लाडो को ध्यान आया कि वो इसे ही देख रहा है तो वो वहां से भाग गई और माधव उसे ऐसे भागते हुए देखकर हंस पड़ा। फिर उसने कप उठाया और चाय पी और फिर बाहर आकर सबका शुक्रिया अदा करते हुए जाने की इजाजत मांगी। फिर बाबा बोले, अब नाश्ता करके जाओ। माधव, मेरे दोस्त परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कहाँ रह गया। सब मेरा गेस्ट हाउस पे इंतजार कर रहे होंगे। अब जाने की इजाजत दीजिए। अभी तो मैं यहाँ हफ्ते भर के लिए हूँ, मिलने आता रहूँगा। ठीक है बेटा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बाबा बोले। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। और इतना कहकर माधव चला गया। लाडो उसे जाते हुए यूं ही देखती रही। एक बार उसने मुड़कर देखा तो लाडो ने नजरें झुका ली। फिर एक दिन बाद माधव अपने दोस्त को लेकर लाडो के घर आया। तब उसके पापा घर पर नहीं थे, तो उसने उसे घर के अंदर आने को नहीं कहा। वो बस लाडो की एक झलक देखकर वापस चला गया। फिर एक दिन वो लाडो के घर आया और उसने कहा कि वो वापस जा रहा है। उस दिन दोपहर का समय था। लाडो घर में अकेली थी। सभी लोग खेतों में काम करने गए थे। लाडो की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर में रुक गई थी। जब लाडो ने सुना कि वो वापस जा रहा है तो बस इतना पूछा कि फिर कब आओगे। माधव ने कहा, जब दोबारा फौज से छुट्टी मिलेगी। लाडो, ठीक है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने को ही तो माधव ने कहा कि लाडो, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और तुम्हारी मर्जी जानने आया हूँ। लाडो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगी जिससे मेरे बाबा का नाम खराब हो। किसी को चाहना कोई गुनाह तो नहीं। लाडो, लेकिन मेरे लिए ये गुनाह है। लेकिन लाडो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम मुझे पसंद करती हो। माधव बोला। लाडो, नहीं, ये सब झूठ है, मैं तुम्हें नहीं चाहती। माधव, तुम मानो या ना मानो लेकिन ये सच है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। लाडो, हाँ नहीं चाहती, और अब तो ये मनहूस सूरत लेकर यहाँ से चले जाओ। माधव, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चाहती हो, लेकिन इनकार क्यों कर रही हो? लाडो, कहा ना जाओ यहाँ से। और इतना कहकर लाडो ने माधव के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। माधव तब भी दरवाजे के बाहर से चिल्लाता रहा कि मुझे मालूम है लाडो, तुम मुझे चाहती हो, लेकिन तुम ये बात कहना नहीं चाहती। लेकिन लाडो ने दरवाज़ा नहीं खोला और हारकर माधव वापस चला गया। फिर उस दिन के बाद माधव उसके घर कभी नहीं आया। लाडो भी माधव को चाहती थी, लेकिन अपने बाबा की इज्जत को दागदार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने माधव से कुछ नहीं कहा। ऐसे दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने भी बीते। जब भी बारिश होती तो बारिश के साथ साथ लाडो की आंखें भी बरसने लगती। वो सचमुच उस परदेसी को चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई थी। उसके चेहरे की रौनक चली गई थी। वो मुरझाई सी रहने लगी थी। उसका किसी काम में दिल ना लगता था। दिल का रोग जो लगा बैठी थी, पल पल विरह की आग में जल रही थी। इसी तरह साल बीता और फिर सावन लौटा, लेकिन लाडो के चेहरे की रौनक ना लौटी। उसके चेहरे की रौनक तो माधव के साथ ही चली गई थी। तभी एक दिन दोपहर को उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर पर सिवाय लाडो के कोई नहीं था, इसीलिए दस्तक सुनकर लाडो ने दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने माधव खड़ा था। माधव को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माधव ने उसके आंसू पोंछने चाहे तो वो फौरन उसके सीने से लगकर बोली, कहाँ चले गए थे तुम, मुझे तड़पता हुआ छोड़कर? पता है तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं दिन भर रोती रहती थी। तुम उस दिन के बाद लौटे क्यों नहीं? इतना सब कुछ लाडो ने एक सांस में कह डाला। माधव, इसका मतलब है कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो?
नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहती। और इतना कहकर लाडो माधव से दूर हट गई और अपने आंसू पोंछने लगी। अगर नहीं चाहती तो फिर रोई क्यों? माधव ने पूछा। वो तो तुम इतने दिन नहीं आए ना, इसीलिए परेशान हो गई थी। माधव, अब मान भी लो कि तुम मुझे चाहती हो। नहीं मानूंगी। पहले ये बताओ तुम इतने दिन थे कहाँ? मुझे दुश्मन मुल्क ने कैद कर लिया था। मेरे साथ और भी साथी थे। बड़ी मुश्किलों में उन्होंने हमें छोड़ा। जब हमारे मुल्क ने उस मुल्क के कुछ लोगों को छोड़ा, उसके बदले में माधव ने उसे सारी बात बताई। लाडो, मुझे यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता तो ये देखो, मेरे पीठ पर चोट के निशान। माधव ने अपनी शर्ट ऊपर करते हुए पीठ घुमाकर लाडो को निशान दिखाते हुए बोला। निशान देखकर लाडो सहर उठी और बोली, इतना कुछ सहा तुमने वहां पर? जो दर्द तुमने दिया था उसके बदले में ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया लाडो। मैं और तड़प कर रह गया था। मैं केवल इसीलिए जिंदा बचकर आ पाया कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि तुम मुझे प्यार करती हो। लाडो, फिर वही बात? हाँ, जब तक तुम इजहार नहीं कर लेती तब तक कहता रहूंगा यही बात। लाडो, क्यों मजबूर करते हो? माधव, तो दिल की बात कह क्यों नहीं देती? लाडो, कैसे कहूँ? माधव, जुबान से? मैं नहीं कह सकती। अगर बाबा को कुछ पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? माधव, तो जब मैं तुमसे शादी रचाऊंगा तो बताना तो पड़ेगा ही ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लाडो, सच? तुम मुझसे शादी करोगे? लाडो चहकते हुए बोली। माधव, इसीलिए तो दोबारा लौट कर आया हूँ। शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा। लाडो, तो तुम बाबा से शादी की बात करोगे हमारे लिए? माधव, लेकिन क्या फायदा? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो शादी क्यों करोगी? माधव मुंह फेरते हुए बोला। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। लाडो एक सांस में बोल गई। माधव, सच? सच में प्यार करती हो? हाँ, सच में। लाडो शर्माते हुए बोली। तो फिर दूर क्यों खड़ी हो? सीने से लग जाओ। और लाडो झट से माधव के सीने से लग गई। उस दिन के बाद दोनों के प्यार परवान चढ़ने लगा। माधव को फौज से 2 महीने की छुट्टी मिली थी और वो पूरे 1.5 महीने उसी पहाड़ी पर रहा। लाडो और माधव अब कहीं न कहीं रोज मिलते, कभी किसी पेड़ के तले तो कभी किसी पहाड़ पर। वो दोनों अब एक दूसरे से एक भी दिन मिले बिना नहीं रह पाते। उन्होंने अपने भविष्य को लेकर खुली आंखों से ना जाने कितने सपने देख डाले थे। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। तो एक रोज उसको किसी ने एक पहाड़ी पर बाहों में डाले देख लिया और जाकर लाडो के बाबा को बता दिया। लाडो के बाबा ने उसकी माँ को ये बात बताई तो माँ बोली, मैंने उस दिन बारिश की रात को आगाह किया था आपको कि किसी परदेसी को घर में मत घुसाओ। लो, अब भुगतो। जब लाडो घर आई तो उसके बाबा ने उससे पूछा, क्या माधव तुम्हें पसंद करता है? लाडो पलके झुकाए और गर्दन नीचे करके खड़ी हो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। तब बाबा ने फिर से तेज आवाज में पूछा, जवाब दे लाडो, वो तुझे पसंद करता है या नहीं? हाँ बाबा, और कहता है कि मुझसे शादी करेगा। लाडो डरते हुए बोली। बाबा, उसने कहा और तूने उसकी बातों पर यकीन कर लिया? लाडो, बाबा, वो एक अच्छा इंसान है बाबा। बेटा, कोई भी परदेसी अच्छा नहीं होता। ये यहाँ पहाड़ों पर आते हैं और यहाँ की भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपना फायदा उठाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, बाबा बोले। लाडो, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। ये प्यार नहीं है बेटा, ये धोखा है, जैसा कि एक परदेसी ने मेरी बहन के साथ किया था। और जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसे छोड़कर भाग गया। बदनामी के डर से मेरी बड़ी बहन ने जहर खा लिया था। इन्हीं हाथों से मैंने उसकी चिता को आग दी थी, बाबा ने बताया। लाडो, लेकिन बाबा, वो मुझे धोखा नहीं देगा। बाबा, तू समझ क्यों नहीं रही मेरी बच्ची? लेकिन क्या करूं बाबा, मैं भी उसे चाहने लगी हूँ। दिल की सुनूं या दिमाग की? तू अपने बाप की भी नहीं सुनेगी, माँ बोली। मैं क्या करूं माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी माँ बाबा से बोली, कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्द ही इसके हाथ पीले कर दो, तब सुधरेगी ये। माँ, मैं किसी और से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। क्या बोली तू? बाप के खिलाफ जाएगी? ये तेरी छोटी बहनें क्या सीखेंगी? माँ चीखी। माँ, ये सब मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लाडो रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली।
बाबा को लाडो पर दया आ गई और वो बोले, ठीक है, तो तू कल ही माधव को यहाँ बुला, मैं उससे बात करता हूँ, तुझे एक मौका देता हूँ। यह सुनकर लाडो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बाबा, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए, इसीलिए ही तो मौका दे रहा हूँ। बाबा बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बोली, एक बार इसकी भी बात सुन लेने दो, जो मन में आए सो करो, मैं कुछ नहीं जानती। और इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। उस रात लाडो को नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार करने लगी। रात के तीसरे पहर जाकर उसकी आंख लगी थी, इसीलिए सुबह भी जल्दी हो गई और दोपहर होते होते माधव उसके घर में उसके बाबा के सामने था। तो तुम लाडो से शादी करना चाहते हो? बाबा ने पूछा। माधव, जी हाँ। उसे धोखा तो नहीं दोगे? बाबा ने पूछा। माधव, जी कभी नहीं। तो कल ही उससे सगाई करोगी पूरे समाज के सामने? बाबा ने पूछा। सगाई क्या, मैं तो शादी करने को भी तैयार हूँ। और तुम्हारे परिवार वाले राजी होंगे इस रिश्ते के लिए? पापा ने पूछा। जी, परिवार के नाम पर केवल मेरे पापा हैं। माँ बचपन में ही चल बसी थी। पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने पापा को पहले ही सब कुछ बता दिया है चिट्ठी लिखकर। तो कल तुम दोनों की सगाई है, बाबा बोले। और माधव ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद दिया और धन्यवाद प्रकट करते हुए बोला, मैं कैसे कहूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपने मेरी इच्छा का मान रखकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी अमानत को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा, मैं वचन देता हूँ। माधव की बात सुनकर बाबा उसे गले से लगाकर बोले, मुझे तुमसे यही आशा है, तुम पर पूरा यकीन है। मैं कल ही तुम दोनों की सगाई करवा देता हूँ, फिर तुम अपने पापा को यहाँ ले आओ, तब तक तुम दोनों की शादी कर देंगे। उनके बाद बातें लाडो छुपकर सुन रही थी। तभी बाबा ने चिल्लाकर कहा, और जो हमारी बातें छुपकर सुन रहा है वो भी खुश है कि नहीं? तब लाडो मन ही मन मुस्कुरा दी। लाडो छुपकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी तो बाबा बोले, भाई, अगर शादी करनी है तो जोड़े के साथ आकर आशीर्वाद लेना होगा, नहीं तो मुझे ये शादी टालनी होगी। ये सुनकर लाडो बाहर आ गई और अपने बाबा के गले से लग गई। फिर लाडो और माधव दोनों ने ही बाबा से आशीर्वाद दिया। लाडो और माधव बहुत खुश थे। उनका सपना जो पूरा होने जा रहा था। दोनों ही अपने भविष्य के सपने बुनने लगे थे। दूसरे दिन लाडो के पापा ने अपने आस पड़ोस को न्योता दे डाला कि शाम को लाडो की सगाई है माधव के साथ। पास पड़ोस वालों ने लाडो के बाबा से कहा कि किसी परदेसी पर इतना विश्वास मत करो, मत सौंपो अपनी फूल सी बेटी उसके हाथों में, क्या पता वो धोखेबाज निकला तो। लेकिन लाडो के बाबा उन सभी की बात नहीं मानी और शाम को दोनों की सगाई की रस्में शुरू हो गई। लाडो पहाड़ी वेशभूषा में तैयार होकर जब माधव के सामने आए तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। माधव को भी लाडो के बाबा ने पुरुषों वाली वेशभूषा उपहार स्वरूप भेंट की थी और बोले थे कि शाम को सगाई में यही पहनना। तो माधव भी पहाड़ी वेशभूषा में था। दोनों की सगाई हो गई, लेकिन लाडो के सभी पास पड़ोस ने उसे सगाई की दिल से बधाई नहीं दी, क्योंकि उन सबको अभी भी माधव पर भरोसा नहीं था। लेकिन लाडो ने इस बात पर गौर किया और उदास हो बैठी। तब माधव ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब वह बोली, माधव, मुझे लगता है कि पास पड़ोस का कोई भी इंसान इस रिश्ते से खुश नहीं है। अरे, अभी है, कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम खामखा में डर रही हो। आज के दिन भी तुमने ऐसी सूरत बना रखी है, मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा। लाडो, वो इन सब का व्यवहार देखकर मन थोड़ा घबरा गया है। छोड़ो इन सबको, इतना मत सोचो। आज हमारी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज हम एक दूसरे से इस रिश्ते में बंध गए हैं, वो भी तुम्हारे घर वालों की मर्जी से। तो इस बात का जश्न मनाओ, ना कि चेहरे पर ऐसे उदासी लाओ। मेरी दुल्हन ऐसे उदास होगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है जी, अब उदास ना होंगी। मैं अब हमेशा खुश रहूंगी। तुम जो आ गए हो मेरी जिंदगी में, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, वादा करो कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बनी रहेगी। आज का दिन तो मरने की बातें ना करो, नहीं तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। माने तुम्हारे दुश्मन। अच्छा जी, तो आप हमसे इतना इश्क करती हैं? माधव ने आशिकी भरे अंदाज में पूछा। जी हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा, लाडो बोली।
बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुझे प्यार करती रहो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जैसे जीवन साथी पाकर अब किसी भी चीज़ की कामना नहीं रह गई है। और मुझे भी अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय 2 बच्चों के। पहले लड़की फिर लड़का। मैं, तुम, हमारे 2 बच्चे और मेरे बाबूजी जब एक साथ रहेंगे तो कितना मज़ा आएगा। धत, ये कैसे बातें करते हो? लाडो शर्मा गई। तो और कैसे बातें करूं? हम दोनों की शादी होने वाली है, माधव बोला। शादी के लिए भी समय है, जब हो जाएगी तब ऐसी बातें करना, लाडो बोली। हाँ, मैं तुमसे ये बताना तो भूल ही गया, अब मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। 2 महीने की छुट्टी मिली थी तो मैं फौरन यहाँ तुम्हारे पास चला आया। अपने बाबूजी के पास एक दिन भी नहीं रुका। अब 1.5 महीने से तो तुम्हारे पास ही हूँ। अब कुछ दिन बाबूजी के पास भी रह लूँ। इसीलिए परसों की रेलगाड़ी से मैं वापस जा रहा हूँ और वहाँ से वापस फौज में चला जाऊँगा। अब अगली छुट्टी 6 महीने बाद मिलेगी, तब बाबूजी को लेकर यहाँ आऊँगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाऊँगा। तुम वापस जा रहे हो? इतना कहते ही लाडो की आंखें भर आई। जाना तो पड़ेगा, मजबूरी जो है, नौकरी भी तो करनी है, नहीं तो अपने होने वाले बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ से तुम्हें हर हफ्ते चिट्ठी लिखूंगा और तुम भी प्यार भरे शब्दों में जवाब देना, माधव बोला। लेकिन मुझे तो पढ़ना नहीं आता। हमारे इस पहाड़ी गांव में एक भी स्कूल नहीं, तो कैसे पढ़ती भला? लाडो बोली। ओहो, अनपढ़ बीवी से पाला पड़ गया, ना जाने अब सारी जिंदगी कैसे कटेगी, माधव मजाक करते हुए बोला। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। और इतना कहकर लाडो ने मुंह फुला लिया। रोती है पगली, माधव उसको मनाते हुए बोला। तो तुमने मुझे अनपढ़ क्यों बोला? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। अरे बाबा, माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा मजाक नहीं करूँगा। ठीक है, माफ़ किया। और इसी तरह उन दोनों के बीच बातें चलती रही। फिर इसी तरह 2 दिन और बीत गए। अपने घर जाते समय माधव सभी से मिलने आया और ये कहा कि 6 महीने बाद वो फिर से अगली छुट्टी पर अपने बाबूजी के साथ लौटेगा और लाडो के साथ शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। लाडो ने रोते हुए उसे विदा किया। माधव भी बहुत उदास था लाडो से जुदा होते हुए, और वो जाते हुए अपने घर का पता और पिताजी का नाम एक कागज़ में लिखकर लाडो के पास छोड़ गया। लाडो ने उस कागज़ को संभाल कर अपने पास रख लिया। उसके जाने के बाद लाडो बहुत उदास रहने लगी, जैसा कि पहली बार जब माधव गया था, बिल्कुल उसी तरह। उसकी उदासी देखकर उसकी माँ और बाबा भी उदास हो जाते और अपने बेटे की उदासी दूर करने की कोशिश करते, लेकिन लाडो उनके सामने खुश रहने का नाटक करती और अकेले में जाकर खूब रोती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और लाडो दिन गिन गिन कर माधव का इंतजार करने लगी। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। 4 महीने बीतने के बाद अब केवल 2 महीने ही रह गए थे माधव के आने में, लेकिन अब लाडो से ये 2 महीने भी काटे नहीं कट रहे थे। वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी, लेकिन तभी उसके बाबा के मन में ये बात आई कि इतने दिन हो गए माधव को गए हुए, उसने अभी तक कोई खत नहीं लिखा। कहीं माधव लाडो को धोखा तो नहीं दे गया, कहीं पास पड़ोस की बातें सच ना हो जाएं। अब दिन रात लाडो के बाबा को ये चिंता सताने लगी। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। कुल मिलाकर अब पूरे 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ना माधव आया और ना ही माधव का कोई खत। इधर लाडो परेशान और उधर उसके बाबा पास पड़ोसियों की बातों से परेशान हो उठे। जो कोई भी मिलता तो यही पूछता कि कब है बेटी की शादी। लोगों की बातें सुनकर लाडो के बाबा का धीरज टूटने लगा था। लाडो भी परेशान थी, लेकिन ये सोचकर संतोष कर रही थी कि शायद छुट्टी ना मिली हो। लेकिन क्या माधव को एक खत लिखने का भी समय नहीं मिला कि वो बता देता कि कब आएगा? ऐसे ही 8 महीने बीते, फिर 10 महीने बीते, पूरा 1 साल होने को आया, लेकिन माधव ना लौटा। अब सबने मान लिया था कि माधव नहीं लौटेगा, उसने लाडो को धोखा दिया है। पास पड़ोस वालों ने तो लाडो के बाबा का जीना ही मुहाल कर दिया था माधव के बारे में पूछ कर, सबकी बातें सुनकर। लेकिन अभी लाडो का विश्वास नहीं हारा था। उसे अभी अपने माधव पर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई बात है जो माधव नहीं लौटा, और उसने उसके घर जाने का मन बना लिया। उसकी बात सुनकर उसके बाबा बोले, पागल हो गई है क्या? वहाँ परदेश में अकेले कैसे जाएगी? कहाँ ढूंढेगी उसे? बाबा, मैं सब कर लूँगी, बस मुझे एक बार उसके घर जाने की इजाज़त दे दो।
उसका पता ठिकाना है मेरे पास, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी, लाडो बोली। सयानी लड़की को कैसे परदेश भेज दूं? पापा बोले। पापा, बस एक बार जाने दीजिए, मुझे पता करने दीजिए। मुझे मालूम है कि वह धोखेबाज नहीं हो सकता। मुझे उसके प्यार पर पूरा यकीन है। लाडो रोई गिड़गिड़ाई। लाडो की दशा देखकर बाबा पिघल गए और बोले, तो ठीक है, सामान बांध, मैं भी तेरे संग चलूंगा। और दोनों बाप बेटी माधव के घर का पता ठिकाना वाला कागज लेकर शहर की ओर चल पड़े। उनके साथ माधव के घर का पता और उसके बाबूजी का नाम था, इसीलिए उन्हें माधव का घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई और वो दोनों वहां पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो माधव के बाबूजी ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, जी आप लोग? कहिए, किससे मिलना है? जी, मैं लाडो, और ये मेरे बाबा। लाडो का नाम सुनते ही माधव के बाबूजी बोले, हाँ हाँ, मैंने पहचान लिया, अंदर आइए। दोनों घर के भीतर पहुंचे तो वहां माधव की तस्वीर टंगी थी और उस पर फूल माला चढ़ी थी। तस्वीर देखकर एक पल को लाडो हतप्रभ हो गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। तब लाडो के बाबा ने माधव के बाबूजी से पूछा, ये सब कब और कैसे हुआ? तब माधव के बाबूजी बोले, जब वो आपके यहाँ से लौट रहा था तभी उसकी रेलगाड़ी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। खबर मिलते ही मैं वहां पहुंचा। बहुत ढूंढने पर उसका मृत शरीर मुझे मिला। मैं आप लोगों को सूचित करना तो चाहता था, लेकिन जो चिट्ठी मुझे माधव ने आपके गांव से भेजी थी उसी पर पता ठिकाना था आप लोगों का, और वो चिट्ठी मुझसे कहीं गुम हो गई, कहीं नहीं मिली। मुझे लगा था कि अब माधव तो आ ही रहा है, इसीलिए उस चिट्ठी को सुरक्षित रखने में मैंने लापरवाही कर दी। ये सब सुनकर लाडो के बाबा का मन भी द्रवित हो आया। उन्हें माधव की मौत का बहुत ही अफसोस था। वे बहुत ही दुखी हुए, लेकिन आज लाडो का विश्वास जीत गया था। दोनों बाप बेटी घर वापस आ गए और लाडो ने ताउम्र शादी ना करने का फैसला लिया। समाज वालों ने बहुत ताने मारे कि बड़ी बेटी न्याय ब्याहेगी तो छोटी बेटी का क्या होगा। माँ ने भी बहुत जिद की लाडो की शादी के लिए, लेकिन लाडो ना मानी। तब बाबा ने कहा, लाडो शादी नहीं करेगी, मैं उसे उसके नाना नानी के यहाँ छोड़ आऊँगा। वैसे भी वे बिल्कुल अकेले हैं, उन्हें सहारा मिल जाएगा और समाज का मुंह भी बंद हो जाएगा। फिर मैं इस घर में अपने नाना नानी के साथ रहने लगी। मेरी बहनों की शादी में फिर कोई अड़चन नहीं आई। वो मुझसे मिलने भी आती हैं और भाई भी आता है। नाना नानी तो नहीं रहे, इसीलिए उनका घर और खेत मैं ही संभाल रही हूँ। फिर बाबा और माँ भी चले गए। मुझे माधव ने एक बार कहा था कि मैं हमेशा खुश रहूं, वो मेरी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से लाडो ने उस रात मुझको और सुधीर को अपनी कहानी सुनाई। मैं लाडो की जिंदा दिली और हंसमुख मिजाज देखकर दंग रह गया था। इस उम्र में भी उसके चेहरे पर इतना सुकून और सादगी थी। कितनी प्यारी और सबसे अलग दुनिया बसा रखी थी उसने। और वो बरसात की रात मुझे कभी नहीं भूली। उस रात को याद करके मुझे एक ही गाना याद आता है, रिमझिम गिरे सावन। जिंदगी भर लाडो केवल अपने प्यार के लिए ही जी, जो प्यार इस दुनिया में नहीं रहा था।